तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्कैप रोबोटिक्स के ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल पर। मैं हूं डॉक्टर अभिनव श्रीवास्तव एंड आज का जो टॉपिक है कुछ कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है पीछे लिखा हुआ। एक्चुअल में इतना कॉम्प्लेक्स है नहीं, इसलिए कॉम्प्लेक्स नहीं है क्योंकि जो भी एस्पायरेंट रोबोटिक्स की एजुकेशन ले रहे हैं या लेने की सोच रहे हैं तो उनको ये पता है या उनको उनके माइंडसेट में है कि रोबोटिक्स में हमारे पास सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है जिसमें कि हम एक रोबोट को डिजाइन करेंगे मैकेनिकली, साथ ही साथ हम उसकी कंट्रोलिंग एक्शंस पर भी हम प्रॉपर इन्वेस्ट करते हैं, बौद्धिक एज वेल एज फाइनेंशियली, मतलब वी कैन से कि फाइनेंशियली एज वेल एज मेंटली। तो बेसिकली ये टॉपिक जो है ये रोबोटिक्स एंड कंट्रोल के अंतर्गत आता है एंड इसीलिए मैंने यहाँ ऊपर जो है अपने बोर्ड पर यहाँ लिखा भी है, अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे लिखा है रोबोटिक्स एंड कंट्रोल। ठीक है, तो ये टॉपिक रोबोटिक्स एंड कंट्रोल का है। टॉपिक बहुत ही ज्यादा ये कह सकते हैं कि कंट्रोल सिस्टम की तरफ बेंडेड है, मतलब चूंकि हम रोबोटिक्स एक इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच है और इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच में क्या होता है कि हम हर एस्पेक्ट को लेते हैं। जैसे कि अगर हम प्रोग्रामिंग को लेंगे तो प्रोग्रामिंग साइड से हो जाएगा, कंट्रोलिंग को लेंगे तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट का थोड़ा हो जाएगा, अगर उसकी डिजाइन को लेंगे तो मैकेनिकल पार्ट में हो जाएगा। बहरहाल बात यहाँ पे करते हैं कि आखिर हम किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। तो टॉपिक का नाम है LQR कंट्रोलर्स। LQR मीन्स लीनियर क्वाड्रेटिक रेगुलेटरी कंट्रोलर्स। तो द टर्म लीनियर क्वाड्रेटिक रेगुलेटरी, ये तीन जो टर्म है बेसिकली डील कर रहे हैं कि रोबोट को कैसे कंट्रोल करना है। कंट्रोल करने के बाद कंट्रोल जब हम करेंगे तो कंट्रोल करने की हमारे पास एक ही इक्वेशन है, जो इक्वेशन बहुत फिजिबिलिटी हम देखते हैं इस इक्वेशन की। अक्सर जो भी बंदा कंट्रोल सिस्टम को से थोड़ा भी वाकिफ है वो इस इक्वेशन को बहुत हद तक जानता है। xt+1 दैट इज द नेक्स्ट स्टेट, दिस इज द करंट या पास्ट प्रीवियस स्टेट, दिस इज द प्रीवियस स्टेट एंड दिस इज द कंट्रोल एक्शन। ठीक है, ये कंट्रोल इनपुट कहते हैं इस चीज को। तो बेसिकली होता क्या है, ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज द सोल और वी कैन से द मदर ऑफ ऑल द इक्वेशंस इन द कंट्रोल सिस्टम। नेक्स्ट स्टेट हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कुछ एक्शन परफॉर्म करेंगे हम प्रीवियस स्टेट पर और वो एक्शन किससे गवर्न होगा, इस कंट्रोल इनपुट से। तो हम इससे पहले मैंने भी बहुत सारे जो वीडियोस बनाए हैं खास तौर से रोबोटिक्स पर, उससे मैंने साफ मेंशन किया है, जिसमें मैंने आपको जैकोबियन के बारे में बताया था और फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स से हम कह सकते हैं डराइव, वो आपका जो इक्वेशंस थी जिसमें कि हमने जैकोबियन का यूज किया था, साथ ही साथ डायरेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस थी, या हम कह सकते हैं इसको जिसमें हमने आपको पोजीशन और ट्रांसलेशन दोनों इक्वेशन मैट्रिसेस के फॉर्म में बना के दी थी, जिसमें बीच में हमारा निकला था कि हमारा करंट स्टेट या नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल्स टू जैकोबियन मल्टीप्लाइड बाय द एग्जिस्टिंग स्टेट। ठीक है, तो इस तरह की जो इक्वेशंस थी, आई थिंक मैंने इसको जब कवर किया था वो आपका पार्ट था फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स के अंदर, जिसमें कि मैं डिफरेंशियल मोशन को हमने एनालाइज किया था कि डिफरेंशियल मोशंस कैसे परफॉर्म होते हैं, हाउ वी मेक द इक्वेशंस ऑफ द डिफरेंशियल मोशन। इसमें मैंने लिंक्स को एक लिंक फिर नेक्स्ट लिंक और सब हर लिंक जो है θ1 θ2 एंगल बना रही थी। तो मैंने एक जैकोबियन की इक्वेशन ड्राइव की थी और कहा था दिस इज द फॉरवर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन। तो हम उसी चीज को लेकर चलते हैं। हमारे पास एक रोबोट में अगर हम एक आइडल रोबोट माने जो किसी एब्सर्ड टाइप का नहीं है या स्पेशल कैटेगरी में नहीं आता है, तो उसमें तीन मोशंस होते हैं, तीन ट्रांसलेशनल और तीन रोटेशनल, या इसको हम ओरिएंटेशन कहते हैं। तो XYZ हमारे ट्रांसलेशनल हो गया, ओरिएंटेशन हो गया हमारा फाई, थीटा एंड साई। ये तीन रोटेशन से मैंने गवर्न किया है X, Y एंड Z डायरेक्शन में। अभी हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे ऑपरेटेड रोबोट को मान रहे हैं कि ये रोबोट जो है कार्टेशियन कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम पे ऑपरेट हो रहा है। तो ये थ्री डायमेंशनल पोजीशन ऑफ द लास्ट स्टेट, ये हम स्टार्ट करते हैं कि जिस स्टेट पे हम अभी हैं, दीज आर द मैट्रिकुलेटेड फॉर्मेट ऑफ दिस पोजीशन एज वेल एज ओरिएंटेशन ऑफ द रोबोट। इस पर कुछ एक्शन परफॉर्म हुआ और ये एक्शन कौन परफॉर्म करेगा, ये एक्शन परफॉर्म करेगा आपका कंट्रोल इनपुट, जिसको हमने यहाँ पे यूटी के हिसाब से लगाया। दिस इज द यूटी,
दिस इज द कंट्रोल एक्शन, ये कंट्रोल एक्शन इनपुट। तो ये कंट्रोल इनपुट से ये जो एक्शंस गवर्न होंगे और ये एक्शन करेंगे क्या, ये एक्शन इस मैट्रिक्स को, करंट पोजीशन एंड ओरिएंटेशन मैट्रिक्स को नेक्स्ट स्टेट की पोजीशन और ओरिएंटेशन में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि हमारा हैंड पोस्चर है, अगर सपोज करंट स्टेट में ये है, इस पर हमने कोई फोर्स या टॉर्क लगाया तो ये नेक्स्ट स्टेट में आया। तो नेक्स्ट स्टेट कौन सी, इसकी नेक्स्ट स्टेट की पोजीशन एनालिसिस जो की जाएगी वो एक्स वाई जेड एक्सिस से हो जाएगी और ओरिएंटेशन इसका फाई थीटा, फाई1 थीटा एंड साई1 से हो जाएगा। देखिए आप ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ नोटेशन चेंज भी किया है, यहाँ x1 और y1 z1 है, थीटा1 फाई1 थीटा1 और साई1 है, ठीक है, यहाँ जबकि यहाँ फाई थीटा एंड साई था। तो कहने का मतलब है कि ये वाली स्टेट जो है इस स्टेट से डिफरेंट है, और ये वाली स्टेट इस स्टेट से डिफरेंट क्यों हुई, क्योंकि इस पर कुछ एक्शन परफॉर्म किया गया, और वो एक्शन किसी भी तरीके से हो सकता है, चाहे बाय द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, टॉर्क, इम्पल्स, कुछ भी कह सकते हैं। और ये जो ये एक्शन परफॉर्म हुआ इसी कंट्रोल इनपुट से परफॉर्म हुआ। अभी कंट्रोल इनपुट का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, वो एक्चुएटर मैकेनिज्म जो इसको ड्राइव करे, जो फोर्स को जनरेट करे, जिससे कि आपका एक्चुएटर ड्राइव हो और उस पार्टिकल या उस आपके मैकेनिज्म की स्टेट को वो चेंज कर दे, ठीक है। तो ये दिस इज द करंट स्टेट, कुछ एक्शन परफॉर्म हुआ कंट्रोल इनपुट के द्वारा और वो जो है इस स्टेट में हमारा सिस्टम आ गया। दिस इज अवर सोर पर्पस ऑफ द रोबोटिक्स में हर बार या हर इसके कॉन्सेप्ट में ये चीज आती है, क्योंकि हमारा क्या है, रोबोट में क्या होता है, करंट स्टेट, और उसके बाद हम किसी नेक्स्ट स्टेट पे जाते हैं जो कि हमारा डिजायरेबल होगा। सपोज पिक एंड प्लेस है, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होना होगा उसके हिसाब से ये स्टेट अचीव कर ली जाती है। इस पे की फॉरवर्ड एंड इनवर्स काइनेमेटिक्स भी आती है, उसकी पोजीशन और ट्रैजेक्टरी को एनालाइज करने के लिए। ये सब पहले बात हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये एक्चुअल में एलक्यूआर कंट्रोलर करता क्या है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द एलक्यूआर कंट्रोलर। तो एलक्यूआर कंट्रोलर जो है बेसिकली एक फीडबैक कंट्रोलर होता है, यहाँ मैं लिखा भी होगा, देखिए दिस इज बेसिकली फीडबैक कंट्रोलर। और फीडबैक कंट्रोलर का बेसिकली पर्पस क्या होता है कि हमारे जो कंट्रोलिंग एक्शन को ऑप्टिमाइज करना। अब इसको थोड़ा सा ऐसे जान लेते हैं कि कंट्रोलिंग एक्शन को ऑप्टिमाइज करने का मीन्स क्या होता है। तो सपोज अगर हमने ये एक सपोज दिस इज अ मार्बल पीस, इस मार्बल पीस को मुझे उठाना है। अब ये मेरा हैंड है, इस हैंड को इस मार्बल पीस तक ले जाना है और इसको लिफ्ट करना है। दिस इज ये एक छोटा सा टास्क हमें दिया गया। तो कंट्रोलर जो है वो हम ट्रैजेक्टरी प्लानिंग करते हैं, बहुत से मैथमेटिकल इक्वेशंस लगाते हैं, फॉरवर्ड इनवर्स काइनेमेटिक इक्वेशंस लगाते हैं, और हर बार हम अपने हैंड को यहाँ तक ट्रैजेक्टरी को प्लान करते हैं कि हमारा हैंड जो है ये एक्चुएट होकर ये मैकेनिज्म इस ट्रैजेक्टरी को, मिनिमम कॉस्ट ट्रैजेक्टरी को फॉलो करते हुए इस पीस को उठा ले, ठीक है, इस पेलोड को उठा ले। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, चूंकि अभी क्या है कि हम बायोलॉजिकल न्यूरो सिस्टम्स पे हैं, तो बायोलॉजिकल न्यूरो सिस्टम एक्यूरेटली वर्क करता है, 100% एफिशिएंसी होती है, क्योंकि हम इसी को मॉडल कर रहे हैं। हमारी मशीन ये नहीं जानती, मशीन क्या करती है, मशीन माइट बी पॉसिबल कि इसे ऑप्टिमम ट्रैजेक्टरी ना फॉलो करते हुए कहीं इधर आ जाए, या हैंड का पोजीशन कहीं इधर आ जाए, या हैंड का पोजीशन कहीं इधर आ जाए, ठीक है। तो इसको फीडबैक कंट्रोलर्स क्या करते हैं, ये इसी एक्शन को, जब सपोज हमने किसी एक्शन पे इनिशिएट किया और ट्रैजेक्टरी को फॉलो करके हमारा हैंड यहाँ आ गया, तो हुआ क्या, तो हमारा जो कंट्रोलर क्या करेगा, फीडबैक कंट्रोलर क्या करेगा, वो इस मैकेनिज्म को कि हाँ इस ट्रैजेक्टरी को एनालाइज करेगा और फीडबैक देगा कि हमारा जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है वो कितने डिस्टेंस पर है जो हमारी एक्चुअल हैंड पोजीशन पर आया। तो ये जो एरर फंक्शन होती है, जो ये जो एरर आई हमारी एरर, इस पोजीशन या ओरिएंटेशन की एरर को मैप करके ये फीडबैक कंट्रोलर ये दिशा निर्देश देता है, या वी कैन से इसको ऑप्टिमम सिग्नल जनरेट करता है कंट्रोलर को कि इतनी पोजीशन की और ओरिएंटेशन की एरर आई है लिंक और जॉइंट्स में, जिससे कि आप क्या करिए, इसको दूर करिए, और जिससे कि इसको दूर करने के बाद फाइनली हमारा जो आपका आर्म है, एंड ऑफ ऑन टूलिंग है, वो इस चीज को ग्रैब कर पाए, इसकी पोजीशन और ओरिएंटेशन पे पहुंच पाए। अब पोजीशन तो आप यहाँ से देख पा रहे हैं, ओरिएंटेशन मेरा एल्बो हुआ, ठीक है, क्योंकि इसके यहां तक पहुंचने के लिए हमें पोजीशन की भी एनालिसिस करनी पड़ेगी, ओरिएंटेशन की एनालिसिस भी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये जो पोजीशन इसी कंट्रोल इनपुट के रिस्पेक्ट में ये जो एक्शन 3 ट्रांसलेशन और 3 ओरिएंटेशन की नेक्स्ट स्टेट जो आई, ये नेक्स्ट स्टेट जो होगी वो इसी फीडबैक कंट्रोलर के कारण, फीडबैक कंट्रोलर के द्वारा ये एक्शंस को करेक्ट करेगी। ये एक्शंस करेक्ट होने के बाद अब जो डिजायर्ड
पोजीशन ओरिएंटेशन चाहिए वो करेक्शन के बाद यहाँ डिजायर्ड ओरिएंटेशन एंड पोजीशन मिल पाएंगी। दिस इज द मेन पर्पस ऑफ द फीडबैक कंट्रोलर। और LQR इज अ काइंड ऑफ अ फीडबैक कंट्रोलर। LQR एक फीडबैक कंट्रोलर है। हमारे पास अभी मैं इसके साथ वीडियो अटैच करूंगा जिसमें कि हम UAVs का भी हम बैलेंसिंग देखेंगे इसके LQR कंट्रोलर के द्वारा कि एक्चुअल में UAVs की बैलेंसिंग कैसे होती है, बाइब लोकोमोशन में बैलेंसिंग कैसे होती है। दोनों में कॉन्सेप्ट बस फोर्स एनालिसिस से हम कह सकते हैं सिस्टम डायनेमिक्स के फोर्सेस या सिस्टम डायनेमिक्स के एनालिसिस करेंगे, उसमें जो फोर्सेस की इक्वेशंस बनाएंगे उसमें डिफरेंस होगा। हालांकि मैंने एरोडायनेमिक फोर्सेस पर एक पहले से लेक्चर बना रखा है कि एक UAVs के को किन किन फोर्सेस से काउंटर करना पड़ता है, ड्रैग हो गया, लिफ्ट हो गया। फिलहाल यहाँ हम बात करते हैं अगर हमें LQR लगाना है किसी बाइब लोकोमोशन के लिए, तो बाइब लोकोमोशन में इससे पहले वीडियो में बना चुका हूँ जिसमें कि इन्वर्टेड पेंडुलम अप्रोच लगती थी। बाइब लोकोमोशन में हमेशा इन्वर्टेड पेंडुलम अप्रोच लगती है। उसमें मैंने इक्वेशंस बनाई थी, उन इक्वेशंस को हम रिलीव कर लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। तो बेसिकली इस मैंने बताया कि LQR का मेन एम क्या है। एम इज ऑपरेटिंग अ डायनेमिक सिस्टम एट अ मिनिमम कॉस्ट। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट थिंग। डायनेमिक सिस्टम मतलब वो सिस्टम जो हर बार स्टेट चेंज कर रहा है, एक करंट स्टेट से नेक्स्ट स्टेट, फिर नेक्स्ट स्टेट आपकी करंट स्टेट बन जाएगी, फिर नेक्स्ट स्टेट। तो इसका मेन एम क्या है कि हमें डायनेमिक सिस्टम को ऑपरेट करना है मिनिमम कॉस्ट। ये मिनिमम कॉस्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिनिमम कॉस्ट? तो जब मिनिमम जब किसी भी हम एक्शन की कॉस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर एक टर्म आता है उसको कहते हैं मार्कोव डिसीजन प्रोसेस। तो मार्कोव डिसीजन की प्रोसेस क्या करता है, एक वेक्टर स्पेस निकालता है। ये वेक्टर स्पेस क्या होगा, मिनिमम कॉस्ट वेक्टर स्पेस होगा। मिनिमम कॉस्ट मतलब जो हमारा बेसिकली कंप्यूटर साइंस में बात होती थी मिनिमम कॉस्ट की, मिनिमम टाइम एंड रिसोर्स रिक्वायरमेंट के साथ, तो वही सेम थिंग यहाँ पर भी है। मिनिमम टाइम रिसोर्स रिक्वायरमेंट के साथ हमें कॉस्ट फंक्शन एसोसिएट कर देंगे जिससे कि हमारा मोस्ट ऑप्टिमम पोजीशन, मोस्ट ऑप्टिमम करंट स्टेट ऑफ द पोजीशन निकल आएगी, या हम कह सकते हैं मोस्ट ऑप्टिमम स्टेट निकल आएगी उस करंट पोजीशन के हिसाब से कि अगर हमारे पास इस लिंक के या इस ज्वाइंट के बाद कितना मूव करना है कि हमारी एक डिजायरेबल स्टेट आ जाए, तो वो ऐसी स्टेट होनी चाहिए जिसमें इस ज्वाइंट पर बहुत ज्यादा एक्चुएटर्स या ड्राइव्स न लगानी पड़े, जिसमें कि अन्यथा ये अनावश्यक एनर्जी खर्च हो, एनर्जी वेस्टेज जाए। ठीक है, तो उसकी एनालिसिस ये जो मार्कोव डिसीजन प्रोसेस होता है ये क्या करता है, इस एनालिसिस को एग्जीक्यूट करता है जिससे कि हमारा मिनिमम रिसोर्स रिक्वायरमेंट के साथ हमारा एक्चुएटर उस आर्म को या उस एंड ऑफ आर्म टूलिंग को डिजायर्ड पोजीशन पे पहुंचा सके। तो ये मिनिमम कॉस्ट का सिग्निफिकेंस वही है। तो ये मार्कोव डिसीजन प्रोसेस में एक तरीका होता है जिसमें कि हम जैसे हम प्रिम्स एल्गोरिथम में करते हैं, क्रस्कल एल्गोरिथम में करते हैं कि मिनिमम रिसोर्स रिक्वायरमेंट के साथ हमें पहुंचना है डिजायर्ड ट्रैजेक्टरी पर। तो द सेम थिंग इज, इसकी बात कभी और करेंगे क्योंकि इसमें LQR में ये जो आपका कॉस्ट फंक्शन है ये गवर्न होता है क्वाड्रेटिकली। ठीक है, और जो आपका सिस्टम डायनेमिक्स है या हम डायनेमिक सिस्टम कह सकते हैं, वो कैसे डिस्क्राइब होता है LDE, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, इससे पहले जब मैंने आपको बाइब्ड लोकोमोशन के बारे में बताया था या इससे पहले मैं डिफरेंशियल ड्राइव मैकेनिज्म बताता रहा हूं, तो उसमें आपकी ऑलरेडी वेलोसिटी की और एक्सेलरेशन की डिफरेंशियल इक्वेशंस बनती रही हैं। जब हम पोजीशन जब आपने देखा होगा उसमें, जब हम थीटा को या एक्स को हम पोजीशन मानते थे तो उसमें हम एक्स डॉट निकालते थे जो कि वेलोसिटी हो जाती थी, और एक्स डबल डॉट निकालते थे जो कि एक्सेलरेशन हो जाता था। ठीक है, और अगर यही थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, ओरिएंटेशन के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो क्या हो जाएगा, वो एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा और एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, तो दिस इज द थिंग। तो ये चूंकि ये डबल डॉट डॉट आ गया तो ये फाइनली कन्वर्ज होगा, बनेगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो सिस्टम जो आपका LQR लीनियर क्वाड्रेटिक रेगुलेशन में जो आपका सिस्टम डायनेमिक्स गवर्न होती है वो होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से, और कॉस्ट फंक्शन होता है क्वाड्रेटिक। कॉस्ट फंक्शन जो होता है वो हमेशा क्वाड्रेटिक फंक्शन से गवर्न होता है। अब क्वाड्रेटिक फंक्शन से गवर्न कैसे होता है, इसके लिए मैंने मार्कोव डिसीजन प्रोसेस पर कोई वीडियो नहीं बनाई है। जल्दी अगर आपकी रिक्वेस्ट आती है तो मार्कोव डिसीजन प्रोसेस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे कि मार्कोव डिसीजन प्रोसेस कैसे एक कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग के लिए को एग्जीक्यूट करता है। ये आप इसको ऐसे समझिए, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, दिस इज सोनली अ पार्ट ऑफ अ इंफॉर्मेशन सिस्टम हैंडलिंग। ठीक है, क्योंकि मार्कोव डिसीजन प्रोसेस बेसिकली AI कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का पार्ट है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आता है या मशीन लर्निंग के अंतर्गत आता है। ठीक है, शायद मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई, उसमें मैंने कुछ उसमें वेक्टर स्पेस के बारे में बताया भी था, कैसे उसमें हम ऑप्टिमम पाथ को फॉलो करते हैं ह्यूरिस्टिक फंक्शंस को लेते हुए। ठीक है,
तो बहरहाल बात करते हैं सिस्टम डायनेमिक्स जो है वो एलडीई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से गवर्न होती है। यहाँ हम जो केस लेके चल रहे हैं वो केस आपका बार्ब लोकोमोशन का है, यूएवीज का नहीं है, एरियल व्हीकल्स का नहीं है। हालांकि वीडियो में इससे अटैच करूंगा, उसमें एरियल व्हीकल आपको दिखेगा, ठीक है। तो जैसे इक्वेशंस में एरियल एरोडायनामिक फोर्सेस के रिस्पेक्ट में मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, वो आप देख लीजिएगा। बार्ब लोकोमोशन के लिए वीडियो बना रखी है। तो बार्ब लोकोमोशन के रिस्पेक्ट में इन्वर्टेड पेंडुलम अप्रोच लगती थी हमारी, उसमें हमारी कुछ इक्वेशंस ये बनती थी। तो अभी ये जो प्रोसेस में आपको जो एलक्यूआर का या फीडबैक मैकेनिज्म बता रहा हूँ, ये फीडबैक मैकेनिज्म हैंडलिंग केवल बार्ब लोकोमोशन के लिए, अभी यूएवीज के लिए नहीं है। लेकिन आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यूएवीज के लिए भी ऐसे ही बनेगी, क्योंकि सारा दारोमदार जो होता है वो उसकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या फोर्स या हम कह सकते हैं काइनेमेटिक एनालिसिस में होती है या सिस्टम डायनेमिक्स के हिसाब से होती है, जो इक्वेशंस हमारी फोर्स और टॉर्क की बनती हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें बनी है वैसे ही उसमें ही बनेंगी। और अगर आप किसी को कोई डाउट हो तो वो देख सकता है, जो मैंने इससे पहले वीडियोस बनाई हैं एरोडायनामिक फोर्सेस की, मैथमेटिकल एनालिसिस टू एरोडायनामिक फोर्सेस, ठीक है। तो बहरहाल बात करते हैं बार्ब लोकोमोशन के रिस्पेक्ट में कि आखिर बार्ब लोकोमोशन में हम बैलेंसिंग करेंगे कैसे। तो एक्चुअल में ये एलक्यूआर क्या करता है, ये बैलेंसिंग करता है। ये एक कह सकते हैं एक आपके पास एक आपको फैसिलिटी देता है सेल्फ बैलेंसिंग की, या किसी भी एक चीज की एक कह सकते हैं मैकेनिज्म अपने आप से बैलेंसिंग कैसे करता है, उसकी इक्वेशंस हैं ये। तो अगर हम बार्ब लोकोमोशन की बात करें, ठीक है, ऐसे यूएवीज के बैलेंसिंग की अलग बात होगी। अगर हम बार्ब लोकोमोशन की बात करें तो हम इन्वर्टेड पेंडुलम अप्रोच का मैंने यूज किया था। इन्वर्टेड पेंडुलम अप्रोच का मैं थोड़ा सा इसको ग्लिम्स दे देता हूं आपको। एक इन्वर्टेड पेंडुलम है, नीचे इसका बेस है ओ, ठीक है, और थीटा एंगल पर इसको टॉर्क लगा के आपको इसको थीटा एंगल पर टॉर्क लगाया तो ये पेंडुलम जो है ये मूव करेगा। इसका मास m है, लेंथ l है। तो हमने इक्वेशंस बनाई थी, इक्वेशंस दिस इज द इक्वेशन ऑफ टॉर्क, ठीक है, ml स्क्वायर थीटा डबल डॉट, थीटा इज द एंगल दैट इज डेविएटेड, mgl sin थीटा प्लस टाउ इज द टॉर्क अप्लाइड। थीटा डबल डॉट को सेम रखा, बाकी इक्वेशंस को ऐसे किया, साइन थीटा को थीटा में कन्वर्ट कर लिया इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, ठीक है। क्योंकि हमारी बैकबोन जो होती है, बैकबोन बहुत ज्यादा टिल्ट नहीं करती है, ठीक है, इसकी एक लिमिट होती है टिल्ट करने की, ये नहीं कि 360 डिग्री या 180 डिग्री टिल्ट कर जाए। तो इसीलिए थीटा को स्मॉल रखा है ह्यूमन डायनामिक्स के हिसाब से। तो थीटा को स्मॉल रखा, थीटा साइन थीटा जो है वो थीटा पे कन्वर्ट हो गया। इक्वेशन हमारी थीटा डबल डॉट से एंगुलर एक्सेलरेशन की इक्वेशन है, दैट इज आ गई। इसको हम डिस्क्रीट टाइम स्टेट इक्वेशंस में अगर हम कन्वर्ट करेंगे थीटा डॉट t प्लस 1 समय में, आप देखेंगे तो ये कन्वर्ट इस तरह के फॉर्मुलेशन में ये कन्वर्ट हो जाएगी। दिस इज द a, ये एक मैट्रिक्स आएगी दैट इज a, थीटा डॉट दिस इज द t, मतलब दिस इज द नेक्स्ट स्टेट ऑफ द सिस्टम xt प्लस 1 एंड दिस इज द प्रीवियस स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड दिस इज द कंट्रोल इनपुट ut, ठीक है। तो बहरहाल ये चीज, ये तो एक मैथमेटिकल फेनोमेना है। ये तो जब आप पढ़ेंगे तो आप ये इक्वेशन कन्वर्ट होकर इसी इक्वेशन पर आएगी कि बेसिकली हम बात क्या कर रहे हैं कि नेक्स्ट स्टेट कैसे आएगी प्रीवियस स्टेट से, जो कि यहाँ पर भी मैंने आपको कंट्रोल एक्शंस के दौरान बताया था। तो ये जो इक्वेशन जो आपकी डिस्क्रीट टाइम स्टेट इक्वेशन जो कि इससे बनी है, इस सिस्टम डायनामिक्स से बनी है, वो कन्वर्ट होगी यहाँ पर आकर, और ये बताता है कि xt प्लस 1 नेक्स्ट स्टेट जो है वो सिस्टम का क्या होगा, वो किस पे डिपेंडेंट होगा। वो कोई सपोज ए मैट्रिक्स को कांस्टेंट मैट्रिक्स मान ली गई, मल्टीप्लाइड बाय द करंट स्टेट ऑफ द सिस्टम प्लस सम अदर कांस्टेंट मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय द कंट्रोल इनपुट, ठीक है। तो इसका मतलब ये इस पूरे सिस्टम को ये दिखा रहा है कि कोई भी नेक्स्ट स्टेट कैसे मिलेगी। नेक्स्ट स्टेट ऑलवेज डिपेंड अपॉन द प्रीवियस स्टेट एज वेल एज द एक्शन अप्लाइड ऑन दैट प्रीवियस स्टेट। तो ये आपकी जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज द बेसिकली द इक्वेशन ऑफ द कंट्रोल सिस्टम, मदर इक्वेशन ऑफ द कंट्रोल सिस्टम, जो सिग्निफाई करती है कि नेक्स्ट स्टेट हमारी कैसे आएगी। नेक्स्ट स्टेट आएगी कंट्रोल एक्शन जो इम्प्लीमेंट होगा किसी करंट स्टेट पर, तो वो नेक्स्ट स्टेट देगा। अब ये ए और बी क्या है, ये आपकी कंट्रोल इक्वेशन से बन जाएंगे, जो कि डिस्क्रीट टाइम स्टेट इक्वेशन है जो इससे बनेगी। इसके बारे में भी बहुत कुछ हद तक बता चुका हूं आपको, जो इन्वर्टेड पेंडुलम अप्रोच के बारे में मैंने बताया था, वीडियो भी इसके साथ में अटैच किया था। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसमें इस एलक्यूआर में केवल और केवल सिस्टम डायनामिक्स ही नहीं लेते हैं, साथ साथ में कॉस्ट एनालिसिस भी लेते हैं। कॉस्ट एनालिसिस मतलब वो वेक्टर स्पेस का फॉर्मुलेशन या उस वेक्टर का फॉर्मुलेशन जो मिनिमम रिसोर्स रिक्वायरमेंट से आपके एक्शंस को गवर्न करे, मतलब मिनिमम रिसोर्स एंड टाइम रिक्वायरमेंट से हमारा जो है आउटपुट आए। तो ना ही सिर्फ सिस्टम डायनेमिक्स बल्कि कॉस्ट फंक्शन इज ऑल्सो इन्वॉल्व। और कॉस्ट फंक्शन की कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, तो कॉस्ट फंक्शन के लिए हम एक सी कॉस्ट फंक्शन लेते हैं, और वो सी कॉस्ट फंक्शन जो होता है वो हमेशा ऑपरेट करता है
अगर हम थोड़ा सा इसको अभी आपको यहाँ पे हिंट दे देते हैं, हालांकि इसको मैंने बहुत यहाँ पे सिग्निफाई किया नहीं है, अभी मैं सिर्फ सिस्टम डायनामिक्स को लेके चल रहा हूँ। कॉस्ट फंक्शन सी जो अप्रोच होता है वो हमेशा स्टेट करंट स्टेट पर, दैट इज द करंट स्टेट एज वेल एज करस्पॉन्डिंग कंट्रोल इनपुट। ठीक है, ये जो कॉस्ट फंक्शन होता है ये दिस इज द कॉस्ट फंक्शन। ये कॉस्ट फंक्शन के आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, दैट इज द करंट स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड द कंट्रोल इनपुट अप्लाइड टू दैट करंट स्टेट टू जनरेट द नेक्स्ट स्टेट। और इनमें इन सबका मिनिमम लिया जाता है हमेशा। अगर हम इसको बात करें, इन सबका हमेशा मिनिमम लिया जाता है और ये मिनिमम लेके ही कॉस्ट फंक्शन बनता है। मगर अगर हम बात करें इस तरह से तो हम ये कह सकते हैं, थोड़ा सा इसको हम रिजर्व करते हैं, तो हम अगर सिंपल मैथमेटिकल अपने बेसिक कॉन्साइन से इक्वेशन बनाए तो इक्वेशन ये बन सकती है, हम मिनिमम लेंगे किसका, सी फंक्शन x1 इंटू यू1 प्लस सी फंक्शन x2 इंटू यू2 प्लस सी फंक्शन x3 कॉमा u3। ठीक है, x3 कॉमा u3, और ये मिनिमम फंक्शन इसका ये जनरेट करेगा एक वेक्टर, सॉरी इसे कह सकते हैं वेक्टर स्पेस, जो आपका जो क्या देगा, व्हाट इज दिस, इससे इस मिनिमम फंक्शन को जो अप्लाई किएगा, ध्यान रखिएगा कॉस्ट फंक्शन सी जो है वो सेम रहेगा तीन सब में। क्यों? क्योंकि एक ही क्राइटेरिया पर हम उसके कॉस्ट को जज कर रहे हैं, कंट्रोल इनपुट और स्टेट के हिसाब से। ठीक है, तो ये जो आउटपुट, ये इसका आउटपुट क्या देगा, ये v स्टार x इज द ऑप्टिमाइज्ड वेक्टर स्पेस, दिस इज द ऑप्टिमाइज्ड वेक्टर स्पेस। ठीक है, और यही ऑप्टिमाइज्ड वेक्टर स्पेस जो है नेक्स्ट स्टेट के लिए प्रीवियस स्टेट का काम करेगा। ठीक है, तो एक छोटा सा हिंट है अभी इसमें, इस चीज को मैंने बहुत ज्यादा एम्फेसिस नहीं किया है कि आप यहाँ पे कॉस्ट फंक्शन कैसे कंप्यूट करेंगे। कॉस्ट फंक्शन को कंप्यूट करने के लिए भी बहुत सारे मेथड्स हैं। तो अभी देखिए इस चीज को अगर आप थोड़ा सा रिलेट कर, अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा है कंप्यूटर साइंस के बारे में भी, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में भी, तो आप अच्छे से रिलेट कर सकते हैं कि बेसिकली ह्यूरिस्टिक्स क्या है। ये चीज ह्यूरिस्टिक्स को ही गवर्न कर रही है, क्योंकि हम कंट्रोल एक्शन लगा रहे हैं करंट स्टेट पे, और ये जो नेक्स्ट स्टेट का बनने का आधार ही आपका क्या है, प्रीवियस स्टेट है। और यही हमारा साइंस कहता है ह्यूरिस्टिक्स का। ह्यूरिस्टिक्स भी यही कहता है कि हम प्रीवियस स्टेट्स की जानकारी के हिसाब से नेक्स्ट स्टेट को प्रिडिक्ट करें। नेक्स्ट स्टेट को प्रिडिक्ट करें, जनरेट नहीं कर रहा है, प्रिडिक्ट कर रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेट का प्रिडिक्शन, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि नेक्स्ट स्टेट एक्चुअल में कैसे आने वाली है, बस उसका एक सहारा क्या बनेगा, सहारा आपका प्रीवियस स्टेट बनेगा, और कंट्रोल एक्शंस जो लिए गए हैं उस प्रीवियस स्टेट पर एग्जीक्यूट होने के लिए, जिससे कि हमारा नेक्स्ट स्टेट जनरेट हो पाए। तो इसीलिए ये कोई भी हम 100% श्योर नहीं होता कि नेक्स्ट स्टेट ऑप्टिमाइज स्टेट ही होगी। ठीक है, तो उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए ही ये फीडबैक कंट्रोलर्स लगाए जाते हैं, इसमें कि LQR एक तरीके का कंट्रोलर है, फीडबैक कंट्रोलर है। अब बहुत से लोग इसमें आगे चल के ये कह सकते हैं मुझसे कि सर PID कंट्रोलर्स और LQR कंट्रोलर्स में कौन सा कंट्रोलर बेटर होता है। तो इसके लिए आप जान लीजिए, PID कंट्रोलर के से कंट्रोल जो इनपुट्स आते हैं, या PID कंट्रोलर का जो आउटपुट होता है उसको लीनियराइज करना पड़ता है, जबकि आपका जो ये LQR कंट्रोलर के जो आउटपुट्स होते हैं ऑटोमेटिकली लीनियर होते हैं। तो लीनियर आउटपुट्स के बारे में और जानकारी आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। फिलहाल ये बात इंपॉर्टेंट है कि जितना भी जो आउटपुट लीनियर होंगे उतना ज्यादा हमारा सिस्टम रिस्पॉन्स कम रिसोर्स रिक्वायरमेंट के साथ, जो अपने प्लानिंग या अपने जितना भी एक्सक्यूशन होगा वो इतनी लेस रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स, लेस कॉम्प्लेक्सिटी के साथ करेगा। ठीक है, तो इसमें जो आपका LQR कंट्रोलर्स होते हैं उनके जो रिस्पॉन्सेज होते हैं वो लीनियर होते हैं, जबकि PID कंट्रोलर्स के रिस्पॉन्सेज नॉन लीनियर भी हो सकते हैं। तो इसलिए कुछ कंडीशन में, खासतौर से सेल्फ बैलेंसिंग कंडीशंस में, जो आपके LQR कंट्रोलर्स होते हैं वो बेटर होते हैं। इसके बाद वीडियो में अटैच कर दूंगा, और साथ साथ में आपको एक PID कंट्रोलर का वीडियो भी अटैच करूंगा, जिसमें आपको देखेंगे कि जिसमें हम PID कंट्रोलर्स के बारे में पहले शायद मैं डिस्कस कर चुका हूं, जिसमें कि एरर फंक्शन के रिस्पेक्ट में हम अपने कंट्रोल एक्शंस को गवर्न करते हैं कि अगर एरर लीनियर आ रही है तब हमारा सिस्टम रिस्पॉन्स कैसा होगा, डिफरेंशियल है तो कैसा होगा, इंटीग्रल है तो कैसा होगा। बेसिकली तो PID कंट्रोलर के रिस्पेक्ट में मैंने डिफरेंट KT KM की वैल्यूज के हिसाब से बैलेंसिंग कैसे हो रही वो, और ये LQR कंट्रोलर्स की बैलेंसिंग कैसे हो रही है वो, उन दोनों में मैं आपको डिफरेंस दिखा दूंगा। LQR अभी तक के जितना भी कंप्यूटेशन हुआ है उसके रिस्पेक्ट में LQR कंट्रोलर्स, फीडबैक कंट्रोलर्स की जो आपकी सेल्फ बैलेंसिंग होती है वो मोस्ट ऑप्टिमल होती है। ठीक है, दिस इज द थिंग। तो मेरे ख्याल से बहुत से लोग हो सकता है कि माइटी पॉजिटिव, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ एक चीज मैंने बताना भूल गया, मैं इसमें लिखा भी है मैंने,
ऑप्टिमल वैल्यू फंक्शन इज ऑलवेज क्वाड्रेटिक, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। जो ऑप्टिमल वैल्यू फंक्शन होता है, क्योंकि यहाँ पे जब वीएस की वैल्यू निकालें, दिस इज द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ द करंट स्टेट। ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ द करंट स्टेट जो होती है वो हमेशा क्वाड्रेटिक से ही मिलेगी। ये एक तरीके का स्लोगन मान के चलिए इसको। इस पे अगर आपको कोई डाउट हो सर्च करिएगा। मैं चाहता हूँ कि कोई मुझे इस चीज के बारे में, इसके कॉन्सेप्ट को और इलेबोरेट करे मुझे, ठीक है। इसलिए मैंने इसको लिख के छोड़ दिया, ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ फंक्शन, ऑप्टिमल वैल्यू फंक्शन इज ऑलवेज क्वाड्रेटिक, ठीक है। और ये क्वाड्रेटिक, और यहाँ पर ये ऑप्टिमल वैल्यू फंक्शन क्या सिग्निफाई कर रहा है, कॉस्ट फंक्शन को सिग्निफाई कर रहा है। तो ये कॉस्ट फंक्शन ऑलवेज बिकम्स अ क्वाड्रेटिक। और ये कहा, मैंने कहा बताया है कि लिखा भी है, कॉस्ट डिस्क्राइब्ड बाय द here the in LQR the cost is described by the quadratic function। तो मुझे बताइएगा कि कॉस्ट ऑप्टिमैलिटी को हम कैसे अचीव करते हैं इस LQR में। तो ये एक तरीके का एक रिसर्च डोमेन है बहुत। ये सब जब मैं अभी कुछ लेक्चर्स ले रहा था मैसाचुसेट्स के बच्चों का, और कुछ बच्चे थे जो यहाँ की कुछ यूनिवर्सिटीज में थापर में पढ़ते हैं, और कुछ बच्चे यहाँ पर जो हैं वो विश्वेश्वर में ही पढ़ते हैं, एक दो बच्चे। उन्होंने इसके बारे में मुझसे कहा था कि सर इसके बारे में थोड़ा सा हमें गाइड करिए। तो ये एक जस्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो, इसमें बहुत कुछ कवर नहीं हो पाया, बस केवल एक आइडिया दिया है कि फीडबैक कंट्रोलर का यूज क्या होता है रोबोटिक्स में। जो फीडबैक कंट्रोलिंग फेनोमेना रोबोटिक्स में बहुत ज्यादा फॉलो किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। जितना सिस्टम की डायनेमिक्स इंपॉर्टेंट है मैन्युफैक्चरिंग पर्सपेक्ट से, उतना ही इसकी डायनेमिक्स इंपॉर्टेंट है इसके कंट्रोल के पर्पज से भी, ठीक है। तो इसी के साथ मुझे लगता है कि इस लेक्चर को कन्वर्ट या खत्म करना चाहिए, और इसके साथ मैं कुछ वीडियोस अटैच करूंगा। आप देखेंगे नेक्स्ट टू दिस लेक्चर एक वीडियो, 2-3 वीडियोस हैं सेल बैलेंसिंग के, उसको देख के आप जज कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो हम लोग अवेलेबल हैं, आप कर सकते हैं कांटेक्ट। व्हाट्सएप नंबर है, आपका कांटेक्ट नंबर है, और मेल आईडी है, सभी कुछ मेंशन है प्रीवियस वीडियो में। ओके, थैंक यू।